भारतीय जनता पार्टी की ईडी और आईटी है ना, तो उसके माध्यम से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो सुना आपने कि छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर सियासी बवाल किस कदर मचा हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी और आईटी को बीजेपी का मजबूत विंग कहते हुए उन्हीं के दम पर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया है। दरअसल 23 अगस्त को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन था और उसी दिन ईडी ने मुख्यमंत्री के दो ओएसडी, एक सलाहकार सहित अन्य लोगों के घर पर दबिश देकर छापेमार कार्रवाई की, जिस पर सूबे की सियासत में एक बार फिर बवाल मच गया है। मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने सीधे शब्दों में कहा कि प्रदेश की जनता इनकी हरकतों को देख रही है, हम इनसे डरने वालों में से नहीं हैं। पिछली बार के चुनाव में भी ऐसी ही हरकतें की गई थी और बीजेपी 15 सीटों पर सिमट गई थी। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है और हश्र उससे भी ज्यादा बुरा होगा। वहीं सीएम के सलाहकार विनोद वर्मा ने कहा कि इन ताकतों के खिलाफ हम जनता की अदालत में जाएंगे और वहां सवाल उठाएंगे। हम लोग तो इन सब चीज़ों से डरते भी नहीं और इन्होंने आजमा भी लिया। पिछले समय भी विनोद वर्मा को भेजे थे जेल, मुझे भी गिरफ्तार किए थे, हश्र तो देख लिया हमने। प्रजातांत्रिक तरीके से वोट क्यों नहीं मांगते लोग, गलत तरीके से क्यों सरकार बनाना चाहते हैं, महत्वपूर्ण बात ये। हम अपनी शिकायतें लेकर जनता के बीच जाएंगे कि अब जो है वो सारे तंत्र इतने बहरे हो चुके हैं कि हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। हमारा पूरा विश्वास जनता पर है और हमको पूरा भरोसा इस बात पर है कि हम जो बात कहेंगे वो जनता समझती है, वो जनता समझेगी। वो जनता दिसंबर 2018 में भी समझ चुकी थी, वो आज भी समझेगी। तो हमारा रास्ता तो सड़क ही है, हमारा रास्ता तो मतदान ही है। ऐसा नहीं है कि ईडी की रेड पर पहली बार सियासी बवाल मचा हो। इससे पहले ही पुलिस मुकदमा कोर्ट कचहरी तक हो चुका है, मगर ईडी की कार्रवाई की रफ्तार फिलहाल थम नहीं रही है। इन मामलों सहित कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि अभी तक शराब घोटाला, कोयला घोटाला, चावल घोटाला का जिक्र हुआ है, मगर ईडी की कार्रवाई से साबित हो गया कि सरकार के तार सट्टे से भी जुड़े हुए हैं। आज मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी तक भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार को हम शराब घोटाला में गिनते थे, कोयले घोटाले में गिनते थे, चावल घोटाला में गिनते थे। आज ये मालूम हुआ कि सट्टे में भी मुख्यमंत्री निवास का, मुख्यमंत्री ऑफिस के तार जुड़े हुए हैं और ये तार जुड़े हैं। ईडी ने इस बात को साबित भी कर दिया है कि उनके तार कहां से कहां तक जुड़े हैं। मोटी रकम मंथली इनको दिया जाता था और ये पूरे प्रमाण और साक्ष्य के साथ ईडी इनके घरों पे गए हैं और प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। बयान जो दर्ज किए जा रहे हैं उस बयान में भी सारी बातें आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये साबित हो गया कि स्किल अपग्रेडेशन के नाम से जुआ और सट्टा और महादेव ऐप के नाम से प्रशिक्षण के लिए दुबई और हांगकांग जो भेजा जाता था, यही कौशल उन्नयन मुख्यमंत्री जी करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चंद दिनों बाद विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में ईडी की कार्रवाई का धरातल पर कितना असर होगा, जनता जनार्दन क्या निर्णय लेगी, ये तो वक्त तय करेगा। फिलहाल तो ये तय है कि छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर सियासी बवाल जमकर मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV रायपुर। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी और ईडी का नाम सुनते ही छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो जाती है और माना जाता है कि ईडी इन ताकतों के साथ छत्तीसगढ़ पहुंची है जिसके आधार पर राजनीतिक रोटियां भी सेकी जाएगी। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले उनका ताल्लुक आपसे करा देता हूं। अजय साहू जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, सीनियर लीडर जी जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपका स्वागत है। श्रीचंद सुंदरानी जी है, पूर्व विधायक है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। सुंदरानी जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा भी जुड़े हुए हमारे साथ। उचित जी, आपका भी बेहद स्वागत है। पहला सवाल मैं अजय जी आपसे पूछूंगा इसलिए क्योंकि आप लोग सबसे ज्यादा पीड़ित है ईडी की कार्रवाई से, ऐसा आप लोग कहते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि छत्तीसगढ़ में ईडी जो है वो सियासी रेड करती है? देखिए अवधेश जी, छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है उसके तत्काल बाद में इनकम टैक्स की आमद होती है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आकर के छापेमारी करता है और वो सारे दस्तावेज ईडी को सौंपता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या मिला रेड में, क्या अनियमितताएं मिली, उसके बारे में बोलने वाला कोई नहीं है। उसके बाद ईडी के लोग आते हैं, वो लोग चुन चुन कर तिथि निकालते हैं। जब कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होने वाला होता है तो अधिवेशन से ठीक पहले, अधिवेशन में के बिल्कुल ठीक पहले पार्टी के कोषाध्यक्ष के घर में ईडी की रेड पड़ती है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? अगर किसी राजनीतिक दल का कोषाध्यक्ष अगर अपने अधिवेशन में व्यस्त है और आप उससे पहले अगर उसके घर में रेड डालने का काम करते हैं तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपकी जो रेड है वो सियासी रेड है। आप अधिवेशन को प्रभावित करना चाहते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन आता है, जन्मदिन के ठीक पहले आप फिर रेड डालते हैं और इस बार आपका निशाना होता है मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, जो कि पार्टी का बूथ मैनेजमेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी देखते हैं। उसके बाद आप रेड डालते हैं पाटन में, वहां पर आपने प्रत्याशी घोषित किया हुआ है। वहां पर जो लोग, जो ओएसडी वहां पे जो बीमार लोग हैं उनकी सेवा करते हैं, वो जो 2 ओएसडी हैं जो उस विधानसभा की पूरी राजनीतिक घटनाक्रम पर का काम करते हैं, मुख्यमंत्री जी की अनुपस्थिति में वहां पर काम करते हैं, उन लोगों को फ्रेम करने का प्रयास ईडी करती है। वो भी दिन चुना जाता है मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन, जिस दिन पूरा प्रदेश हर्षोल्लास के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जन्मदिन मनाता है। आपको पता है कि जी अगर ये सारे कार्यक्रम सुचारू रूप से चलेंगे तो इसका लाभ कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को होगा। तो आप लगातार इस तरीके से जो रेड कर रहे हैं, जो मुहूर्त निकाल रहे हैं, गृह मंत्री जी के आने से पहले रेड पड़ती है, उनके जाने के बाद रेड पड़ती है। इन सारी रेड में कोई बताने वाला नहीं है कि क्या जवाब ले लेता हूं। सुंदरानी जी, क्या दिन तारीख और मुहूर्त देख के ईडी रेड करती है? और छत्तीसगढ़ में ईडी के रेड को सियासी रेड क्यों कहा जा रहा है? क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि आप लोग तारीख तय करके रेड डलवाते हैं? और ईडी की प्रेस रिलीज से पहले बीजेपी के बड़े नेता वही आंकड़ों के साथ बाइट दे देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। ये आरोप लग रहे बार बार। देखिए अवधेश जी, ये राजनीतिक रूप से लाभ लेना चाहते, सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। इस प्रकार का कभी होता है क्या कि इनके यहाँ जन्मदिन का डेट हो और ईडी रेड करे? ऐसा कभी होता है क्या किसी के यहाँ सालगिरह मनाई जा रही है और रेड करे? और रेड नहीं होना चाहिए, ऐसा कहीं है क्या? फिर तो हर अपराधी चाहेगा कि मेरा आज जन्मदिन मैं मना रहा हूं, मैं चोरी भी कर लूं, डाका भी डाल दूं और भ्रष्टाचार भी कर लूं, लेकिन आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरे पे रेड नहीं होना चाहिए या आज मेरे पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ऐसा कभी होता है? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के संविधान में इस प्रकार की कहीं व्याख्या है क्या? ये तो सिर्फ सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। एक भी रेड खाली गया क्या? करोड़ों रुपए की संपत्ति अगर आज जब्त की है ईडी ने, लगातार की है, अटैच की हुई है, तो कहीं न कहीं संपत्ति अवैध है तब तो ना। आज मैं सुन रहा था मुख्यमंत्री जी के ओएसडी का बयान कि ईडी डकैती करती है, ईडी जब्त करके ले जाती है, मेरे यहाँ के जेवर जब्त करके ले गई या वो पैसे जब्त करके ले गई जो उनके बेटे के शादी में मिले थे। ये बचकानी बातें हैं, ये गैर जिम्मेदाराना बातें हैं। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ क्या इतने कम तादाद के पैसे भी कोई जब्त कर लेता है क्या? मैं भी लंबे समय से व्यापार के क्षेत्र में रहा हूँ। इनकम टैक्स हो या अन्य विभाग हो, तब तक राशि को जब्त नहीं करते हैं जब तक आप उसके बारे में प्रमाण देने में विफल नहीं हो जाते। खाते में अगर वो पैसा है आपके पास, अगर उसका कोई प्रमाण है कि ये पैसा मेरे घर में है और एक लिमिट के तहत है, जो आयकर की सीमा की लिमिट है उसके तहत रहता है, तो आपके नहीं जब्त किया जाता। आपके घर में जेवर भी जो होते हैं प्रति एक महिला को आधा किलो रखने की इजाजत है, 300 ग्राम। हाँ, लेकिन ये इस प्रकार के बयान देकर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करके सहानुभूति लेना चाहते हैं। और सहानुभूति अपराध करने वालों को कैसे मिलेगी? एक बार मैं उचित जी का रुख कर लेता हूँ। उचित जी, मुख्यमंत्री दिल्ली में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करते हैं और एक आंकड़ों पे बात करते हैं कि 2019 से लेके 2023 तक, आज की तारीख तक कम से कम 200 लोगों पे रेड डाली गई छत्तीसगढ़ में, और उन 200 में से एक का भी कनेक्शन बीजेपी से दूर दूर तक नहीं है। केवल कांग्रेस से जुड़े लोग, उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग, उनके करीबियों की रेड डाली गई।
और यही आरोप अन्य राज्यों में भी लगाए जाते। झारखंड में भी यही कहा गया, मुंबई महाराष्ट्र में भी यही कहा गया, बिहार में भी यही कहा गया, पश्चिम बंगाल में भी यही कहा गया। जी देखिए, ये जो बात कह रहे हैं आप, वो पूरे व्यापक पूरे हिंदुस्तान की भी यही चीज है। आप भारतीय ये ईडी इलेक्टिव है, इस पर कोई दो मत नहीं है। ऐसा जो पूर्व विधायक जी कह रहे थे कि भाई बर्थडे में कोई रेड मारता है क्या, या एनिवर्सरी पर करता है, ऐसा कभी हमने सुना नहीं। हमने ये भी नहीं सुना विधायक जी कि एक ही तरफ छापेमारी की जाए, ये भी कभी नहीं सुना। बाबा साहब अम्बेडकर की जितनी धज्जियां अभी उड़ी हैं, पूर्व भी नहीं उड़ी, ये भी हमने कभी नहीं सुना। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कहता है और वो कोई निर्णय देता है, उसके ऊपर आप एक उस विधि सम्मत जो सवाल आते हैं उससे भी ऊपर आप नियम कायदे कानून लेके आ जाते हैं, तो ये भी हमने नहीं सुना। खैर, ये पूरे छत्तीसगढ़ की बात नहीं है। पश्चिम बंगाल देख लीजिए, कर्नाटक देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, सभी जगह यह हाल है। तो सवाल उठना लाजमी है कि आप, लेकिन ये बात भी सत्य है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। 5-6 साल पहले एक बहुचर्चित कांड में भी हम लोग बैठे थे, अवधेश जी आप ही के साथ डिबेट में था। तब एक जिसकी पुलिस थी, 90 दिन एक पत्रकार को जेल में डाले थे जिसका एफआईआर में नाम तक नहीं था। जी ये वही विनोद वर्मा है। और बाद में जब चार्जशीट पेश होता है तो वो धारा हटा दिया जाता है जिस धारा के तहत गिरफ्तारी की जाती है। एग्जैक्टली, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी फिलहाल जो है सबसे ईमानदार पूरे हिंदुस्तान में है वो सत्ता पक्ष, केंद्र के सत्ता पक्ष वाले हैं, और जितने बेईमान है वो पूरे के पूरे विपक्ष में बैठे हैं, जो आज की डेट में चल रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि जो राजनीति है डॉक्टर साहब, वो हो रही है परसेप्शन की पॉलिटिक्स। परसेप्शन बनाने का ईडी भरपूर प्रयास कर रही है पूरे के पूरे विपक्ष का। अभी वो विनोद वर्मा इनोसेंट हो पाए नहीं हो पाए, ठीक है, लेकिन परसेप्शन तो उन्होंने बना दिया ना। तो ये परसेप्शन पॉलिटिक्स में 200 लोग हो गए हैं, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये 200 लोग बहुत ईमानदार है, या इनके हाथ से जो धन निकला है वो मनरेगा से मजदूरी करके कमाए होंगे, ये भी नहीं कह रहा। इसमें भी टिंटेड लोग हैं, इसमें भी भ्रष्टाचारी लोग हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि परसेप्शन पॉलिटिक्स जो है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल ये भी है, उचित जी इसी के साथ जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, मैं आगे बढ़ाता हूं आप ही की बातों को, कि परसेप्शन पॉलिटिक्स इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कैसे बदल पाएगा और वोट में कैसे कन्वर्ट हो पाएगा, इसके लिए एक बड़ी रणनीति की जरूरत फिलहाल राजनीतिक दलों को पड़ेगी। बहरहाल अजय जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आप लोग कहते हैं कि चुन चुन के मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों पे रेड डाला जा रहा है, जो लोग कांग्रेस के लिए रणनीतियां तय करते हैं उन पे रेड डाली जा रही है, तो क्या टारगेट मिशन 2023 में मतलब चुनाव में प्रभावित करना है सीधे तौर पे? निश्चित तौर पर ईडी की मंशा यह है कि वो एक माहौल तैयार करे और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं ईडी के प्रवक्ता के रूप में वो उसकी ब्रीफिंग करें। और जब वो ब्रीफिंग करते हैं और उसके बाद जब ईडी की प्रेस रिलीज जारी होती है और आप दोनों को जब मिलाएंगे तो दोनों हूबहू एक जैसा मजमून दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस का होता है। तो ये किस ओर इशारा करता है? आप अपनी जो एक तरीके से हम जो कहते हैं ईडी और आईटी जो आपकी जो अनुवांशिक संगठन बन गए हैं, आप उनका इस्तेमाल अपने विरोधियों को डराने के लिए, धमकाने के लिए कर रहे हैं। आपने महाराष्ट्र में क्या किया? आपने एनसीपी को तोड़ने के लिए उनके ऊपर इस तरीके के चार्जेस लगाए, और जब वो आपके साथ सरकार में शामिल हो गए तो आप उन्हें मंत्री और उनके लोगों को उप मुख्यमंत्री और इस तरीके के पदों के साथ आप नवाजते हैं। तब क्या वो लोग दूध के धुले हो जाते हैं? मैं श्रीचंद सुंदरानी जी से पूछना चाहता हूं, 2003 से लेकर 2008 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्या आप बताएंगे कि इन दिनों में ईडी की कितनी रेड हुई? क्या भारतीय जनता पार्टी शासित जितने राज्य इस देश के अंदर हैं उनके यहां उनके कार्यकाल में कितनी रेडें हुई? आपका मुंह बंद हो जाएगा क्योंकि आपके पास आंकड़े नहीं होंगे। आप ईडी और आईटी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ विरोधियों को परेशान करने के लिए, विरोधियों को बदनाम करने के लिए। ऐसा नहीं है, सुंदरानी जी भी बेहद जिम्मेदार नेता है, वो भी तैयारी के साथ आए हैं। नहीं डॉक्टर साहब, मैं अजय साहू जी से पूछना चाहता हूं कि कोई राज्य सरकार महादेव ऐप चलाने वालों का समर्थन करे, कोई सरकार जो दुबई से संपर्क हो यहाँ के लोगों का। छत्तीसगढ़ के लिए बड़े शर्म की बात है कि आज यहाँ से दुबई तक सट्टे का कारोबार चल रहा हो और एक एसआई के पास 65 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन के दस्तावेज मिल रहे हो, और उसको वो स्वीकार कर रहा है कि मैं वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ नेताओं को ये पैसा पहुंचाता था सट्टे वालों से लेकर।
बहुत बातें होती है राजनीति में, बहुत भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, लेकिन किसी हिंदुस्तान की सरकार, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की सरकार हो, मैंने अपने जीवन में सट्टे को समर्थन करते हुए सट्टे के लोगों, सट्टा खेलने वाले, सट्टा खिलाने वाले लोगों का बचाव करते हुए, महादेव ऐप की कार्रवाई होती है, 2 दिन अरेस्ट होते हैं, छूट जाते हैं, सरकार उनकी फाइल बंद कर देती है या प्रशासनिक अधिकारी उनकी फाइल बंद कर देते हैं। ऐसे कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई को मूर्त रूप दिया गया, एक भी नहीं। और सट्टे का आरोप अगर किसी सरकार पे लग जाए, आज अगर कहीं न कहीं उनके प्रवक्ताओं को इस बात का जवाब देना पड़ जाए सट्टे के मामले, तो मैं अजय साहू जी से सवाल करता हूं कि आप बताइए कि आपकी सरकार के तार जुड़े हैं कि नहीं जुड़े, आपके नेताओं के तार जुड़े हैं कि नहीं जुड़े सट्टे के ऊपर। जवाब ले लेते हैं। दरअसल इस देश में सिस्टम में दिक्कत यही है कि ऑनलाइन गेमिंग पे 30% जीएसटी देंगे तो वैलिड होगा और अगर चुपके से कमीशन लेंगे तो इनवैलिड होगा। बहरहाल जिस महादेव ऐप को लेकर सट्टेबाजी की कार्रवाई पे सवाल आपने उठाया सुंदरानी जी, उसके तहत एक जवाब ये भी आया, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, बाकायदा इस बात को निकल गया कि यूपी में जब छत्तीसगढ़ की पुलिस कार्रवाई करने जाती है तो वहां पे छत्तीसगढ़ पुलिस के ऊपर मामला दर्ज कर दिया जाता है। मैं उचित जी के पास जाऊंगा इसी सवाल के साथ। उचित जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ऑनलाइन गेमिंग और महादेव ऐप का जिक्र बार बार निकल के सामने आ रहा है, कहा जा रहा है कि सरकार के संरक्षण में इस ऐप को संचालित किया जा रहा था, जिस तरह से एक पुलिस के पास 65 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन, 65 करोड़, माफ कीजिएगा, 65 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन के पेपर मिलते हैं, ये क्या सच में संरक्षण है या इसके पीछे भी कोई राजनीतिक मंशा है? उचित जी, संरक्षण तो डायरेक्टली नहीं कह सकते डॉक्टर साहब, लेकिन ये है कि कुछ मेल मुलाप तो हो। बिना मेल मुलाप की ये चीजें संभव नहीं है, बिना इनके आशीर्वाद के कोई चीज संभव नहीं होती। ये जो आरोप प्रत्यारोप लग रहा है तो पूरे शोध का विषय है, अब कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। अब वर्मा जी भी आज बोला भी कि अब प्रूफ ऑफ बर्डन जो है वो ईडी का है, वो मेरे रिश्ते साबित करे। तो ये महादेव ऐप और कांग्रेसी नेता दोनों को फिलहाल जो है मैं इसको अलग अलग रखता हूँ। मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा कि महादेव ऐप कोई लीगल है, चीजें हैं, वो अलग मैटर है, उसका कोई भी पक्ष बचाव नहीं करेगा, अजय साहू भी बचाव नहीं करेगा। लेकिन आप किस तरीके से किसी एक आदमी के बोलने से कि मैं बिल्कुल इनसे मेरे तार जुड़े हैं या इनसे मेरी रिश्तेदारी है, आप कैसे लिंक जोड़ सकते हैं, ये शोध का विषय हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ईडी इन विषयों पर, जिस विषयों पर छत्तीसगढ़ में लगातार कर रही है, और नॉट केवल यहाँ पे, आप बाकी जगह भी आप देखिए तो लगातार जिस तरीके के छापे पड़ रहे हैं, तो इन पे जो सेलेक्टिव केस में जो ईडी काम कर रही है वो दुखदाई है, वो पूरे विपक्ष के लिए दुखदाई है। आपका सम्मान है, आप 95% जो है आप दागी लोग पर हाथ डालिए, अगर 5% कोई इनोसेंट है तो उनको वापस कीजिए ना। और ऐसा तो नहीं है कि ईडी, पूर्व विधायक जी जो कह रहे थे कि ईडी ईमानदार नहीं, संजय राउत का मामला सामने है, कोर्ट ने कहा कि जिस केस पे इनको अंदर किया गया है उस केस पे ऐसा कोई केस बनता ही नहीं है। तो ईडी कई बार बैकफुट पे गई है, तो वैसे भी वर्मा जी वर्मा जी के मामले में बैकफुट पे आ सकते हैं। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल उचित जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पीएमएलए एक्ट के तहत जो कार्रवाई की गई देश भर में 250 से ज्यादा मामला सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ लगाया गया और कहा गया कि ईडी के समक्ष जो बयान दर्ज किया जाता है, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि एक अधिकारी या एक आरोपी के कह देने से कि अमुक लोगों से तार जुड़ा हुआ, वो माना नहीं जाएगा। दरअसल इसी बात को आधार बना के सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया गया और कहा गया कि ईडी के समक्ष जो बयानबाजी हो वो कोर्ट में उसे ना माना जाए, क्योंकि ईडी किस दबाव के तहत बयान लेगी वो ईडी के लोग ही जानेंगे। बहरहाल अजय जी, जो बातें सामने निकल के आ रही है और ये तमाम जो छापेमारी पे जो सियासत हो रही है, आपको क्या लगता है कि चुनाव तक ये खेल चलेगा या इसका पटाक्षेप भी कहीं होगा? देखिए, ये तो 2023 के चुनाव और 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं, तब तक हम ईडी और आईटी के साथ फ्रेंडली होकर के लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ईडी और आईटी कितनी भी कार्रवाई कर ले, लेकिन फ्रेंडशिप है क्या? लेकिन सुनिए सुंदरानी जी, लेकिन हम जब अंग्रेजों से नहीं डरे तो भारतीय जनता पार्टी के अनुवांशिक संगठनों से नहीं डरने वाले, इनके मोर्चा संगठनों से नहीं डरने वाले। हम इनका डटकर मुकाबला करेंगे और इनको एक दोस्त की तरह हम ट्रीट करेंगे और इनको बताएंगे कि आप जो काम कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह समझना होगा कि ईडी और आईटी इनको बूथ में जाकर के वोट नहीं दिलाएगी, ये माहौल बना सकती है। मैं तो कहता हूं
2018 से पहले जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी तब इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक का भी घोटाला हुआ था और नार्को टेस्ट में उसने आरोप लगाया था, जो सिन्हा था वहां का मैनेजर, कि मैंने डॉक्टर रमन सिंह को पैसे दिए। यही वही प्रदेश है जहां पर चिटफंड कंपनियां खोली गई और डॉक्टर रमन सिंह, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी और उनका पूरा परिवार जाकर नहीं, आप क्या कर रहे हैं? पौने 5 साल क्या से ईडी इसकी जांच आप क्या करेगी? कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ के गरीब आपने लोगों इंदिरा का पैसा, प्रियदर्शनी बैंक की जांच फिर से शुरू की। बैंक का आप पैसा क्या कार्रवाई की है? रिकवर कर रहे हैं, नहीं, रिकवर क्या करके कार्रवाई लोगों को की दे रहे हैं। है? ये बताइए ना, कंपनी का कितने पैसा दोषी? रिकवर कर अरे रहे हैं। सारे हम कांग्रेस के रिकवर कर नेता, रहे हैं। सारे आप कांग्रेस के जिस नेता तरीके से डायरेक्टर ईडी और हैं, आईटी सारे के साथ कांग्रेस की नेताओं की मिलकर के पत्नियां डायरेक्टर है कांग्रेस के उसमें। नेताओं को फंसाने का काम कर अरे रहे हैं। उनके डायरेक्टरों कांग्रेस के नाम तो बता कांग्रेस दीजिए के अजय जी, खिलाफ जो है आप माहौल डायरेक्टरों तैयार के करने नाम का तो काम बता कर रहे हैं। दीजिए। इंदिरा छत्तीसगढ़ की प्रियदर्शनी जनता बैंक इसको के देख रही है। डायरेक्टर कौन कौन है आप बता दीजिए। आप आरोप तो भारतीय जनता पार्टी पे लगा दिए। सुंदरानी जी, इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले पे हम लोग डिबेट कर चुके हैं, आज हम ईडी की कार्रवाई पे डिबेट कर रहे हैं। वही सवाल मेरा आपसे भी सुंदरानी जी, कि क्या जिस तरह से बीते दिनों से छापेमारी तेज हो गई है छत्तीसगढ़ में, कुछ निचोड़ इसका निकलेगा? और जिस इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में ईडी आईटी का इस्तेमाल का जिक्र किया जा रहा है, क्या माहौल बनाने से वोटों में कन्वर्ट हो पाएगा? क्योंकि आप तो विधायक रहे, आप एक एक बूथ के मैनेजमेंट को बखूबी जानते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, मैं ईडी का या इनकम टैक्स का प्रवक्ता नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी तो उसी तरह से बात करती है। दोनों के प्रेस नोट एक जैसे होते हैं। डॉक्टर रमन सिंह बोलते हैं और उसके बाद ईडी की प्रेस रिलीज आती है। दोनों के एक एक शब्द बराबर होते हैं, एक एक शब्द बराबर होते हैं। क्या आप वोट दिलाएगी ईडी? तय है कि बिना तथ्यों के बूथ में न ईडी कार्रवाई कर रही है, न इनकम टैक्स कार्रवाई कर रही है। उनके पास पर्याप्त होते हैं, 6-6 महीने सर्च होते हैं। अचानक कोई बात किसी के यहाँ भी रेड नहीं होती, या किसी आरोपी ने किसी के नाम दे दिए तथ्यात्मक, तब जाके वह रेड होती है। ऐसा बिना जांच के, बिना तथ्यों के, बिना प्रमाण के न आयकर किसी पे रेड करता है, न ईडी किसी पे रेड करता है। ये सेंट्रल की एजेंसियां आसानी से किसी के ऊपर हाथ नहीं डालती जब तक पर्याप्त सबूत न हो। सबूत होने के बाद ही कार्रवाई करते हैं। किया जाए ये कोई लोकल पुलिस, राज्य सरकार की पुलिस नहीं है कि एक फोन की घंटी बज जाए, किसी ने आरोप लगा दिया, कार्रवाई हो गई। ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई लंबी कार्रवाई की प्रक्रिया में। सुंदरानी जी देखिए, दरअसल ईडी की कार्रवाई पे केवल छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश में सवाल उठाया जा रहा है। न केवल ईडी की कार्रवाई पे, बल्कि जो आरोपी है वो सवाल उठाएंगे। डॉक्टर साहब, ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा की तीसरी बार नियुक्ति को लेके सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता है। 15 सितंबर तक का वक्त दिया जाता है और अब यह कहा जा रहा है कि सीआईओ का गठन कर दिया जाएगा, एक नया पद सृजित कर दिया जाएगा, जिसमें ईडी और आईडी दोनों के जो चीफ होंगे वो उन्हें रिपोर्ट करेंगे। बहरहाल आज के इस मसले पे कुल मिला के यही है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से ईडी की कार्रवाई चल रही है, सियासी रेड इसे कहा जा रहा है और माना जा रहा है कि 2023 चुनाव तक तो कम से कम इसमें और भी तेजी आएगी। लेकिन इस तेजी से लाभ किसे मिलेगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल आज इस चर्चा में इतना ही। तीनों मेहमान हमारे अजय साहू जी आपका शुक्रिया, सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, उचित जी आपका भी शुक्रिया। आपके पास में ज्यादा जा नहीं पाए, हमारे दोनों ही जो प्रवक्ता थे बेहद ही आज गुस्से में नजर आ रहे थे ईडी के सियासी रेड पे। लेकिन फिलहाल आज इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।